क्या रईस कालिया डकैत था? रईस कालिया का बाप फल बेचता था। रईस कालिया ने कितने कत्ल किए? रईस कालिया को स्टूडेंटों की पुष्टपनाही हासिल थी। रईस कालिया ताकत के नशे में गुम था। वो बिल्कुल बेगुनाह अफराद को मौत के घाट उतारता था। रईस कालिया डकैती नहीं करता था, तो फिर पुलिस ने उसे ऐसे क्यों मारा? उसकी लाश को सरेआम डेड हाउस में नमक की थैलियां लपेट के रख दिया गया। क्या रिपोर्टर और मीडिया उस वक्त मौजूद नहीं था? रईस कालिया को इतनी बेदर्दी से कत्ल क्यों किया गया? जब रईस कालिया पकड़ा गया है तो उसके पीछे कौन सी ताकतवर शख्सियात भागी कि ये बच जाए? सारा कुछ होने के बावजूद कोई रईस कालिया को क्यों ना बचा सका? जिस दिन रईस कालिया कत्ल हुआ है, पूरा माल रोड मैदान जंग बन गया था। रईस कालिया के कत्ल ने कॉलेजों के दरो दीवार हिला दी। रईस कालिया के कत्ल होने के बाद जितना जोरदार धमाका और जितना जोरदार एहतजाज लाहौर माल रोड पे किया गया, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। ये सब जानिए मेरे प्रोग्राम रईस कालिया में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैंने आज से कोई 1.5 साल पहले सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक अकाउंट पर एक प्रोग्राम मैंने वायरल किया था। उस वक्त हम लाइव आते थे। उस प्रोग्राम को वो रईस कालिया की मैंने जो ज़िंदगी थी उस पर मैंने रोशनी डाली थी और उसका बागौर जायज़ा लिया था कि वो क्यों इतनी जल्दी मौत की आगोश में सो गया। उस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरा छोटा भाई है मौज़म, वो होता था। मौज़म ने उसके बारे में जिस तरह से सुना हुआ था वही बातें मौज़म ने ज़हन में बिठा के उसका तारुफ कुछ इस तरह से करवाया था कि मैं, यकीन करें नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप खोल के एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस प्रोग्राम में मुझसे बोला ही नहीं गया। क्योंकि मरने वाला जो रईस कालिया था, इसको पुलिस ने इस जबर और इस फिरौनियत के साथ उसको कत्ल किया कि इसकी मिसाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में पुलिस मुकाबलों में नहीं मिलेगी। मैं उस प्रोग्राम करने के बाद बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और मैंने खुद में उस दिन मैंने अपने अंदर ये कमज़ोरी देखी कि मैं किसी जगह पे आके मेरा भी जो है ना माइंड वो जवाब देने से या बात करने से जो है ना मैं रह जाता हूँ। मेरे ऊपर इतना उस वक्त मौज़म के जो उस प्रोग्राम में तारुफ करवाया रईस कालिया का, वो इतना कुछ सख्त अल्फाज के साथ करवाया कि मैं खुद, मुझसे बोला ही नहीं गया। तो आज मैं दोबारा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे अपने चैनल की वसात से आपको रईस कालिया, जो इस शहर में नो डाउट खौफ और दहशत की इलामत समझा जाता था, उसकी लाइफ की हकीकी स्टोरी मैं आपको बयान करूंगा। सबसे पहले तो बात यह है कि ऐसे क्यों होता है कि गरीब ख़ानदान या गरीब अफराद या गरीब लोगों के बच्चे ही जैली पुलिस मुकाबलों में मारे जाते हैं। कभी आज तक आपने किसी ऐसे शख्स का पुलिस मुकाबला देखा है जो बारसूख हो, जो किसी सियासतदान का बेटा हो या बहुत ज़्यादा असर और रसूख वाली फैमिली का फर्जंद हो? कभी भी ऐसे नहीं होता। अगर कोई ऐसा वाक़या होगा तो इक्का दुक्का होगा। ज़्यादातर जो पुलिस के हाथों कत्ल हो गए या ज़्यादातर जो बेदर्दी से कत्ल हो गए, जैसे रईस कालिया, ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले थे। इनकी मिसाल आपको मैं इस तरह से दूंगा, मुबीन भट्ट को देख लें, बिल्कुल ऐसे उसे मारा है जैसे इंसान और कुत्ते में कोई फ़र्क नहीं। फिरदौस खान को ऐसे मारा है जैसे वो लवारस है और उसका कोई वाली वारस नहीं। रईस कालिया को ऐसे मारा है कि जिस तरह समझ लें उसका दुनिया में कोई वाली वारस नहीं, पुरसाने हाल उसका कोई नहीं। रईस कालिया का कत्ल जो है ना, इसने स्टूडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनके दरो दीवार को हिला के रख दिया था। वाक़या कुछ इस तरह से है। रईस कालिया शदरे का रहायशी था, बहुत ज़्यादा गरीब घर में इसने आँखें खोली। इसके वालिद साहब फ्रूट का कारोबार करते थे और शदरा मंडी के अंदर उनका फल फ्रूट का काम था। इसका एक भाई, उसका नाम लाला था, दूसरे भाई का नाम इलियास था। ये दोनों भाई भी जो है ना अपनी मेहनत मजदूरी से वक्त पास करते थे। रईस कालिया को बदमाशी का शौक़ था और ये रईस कालिया बाकायदा तौर पर एमएओ कॉलेज का स्टूडेंट था और इसका दाखिला भी एमएओ कॉलेज में था। इसका ताल्लुक़ उस दौर के सबसे जाबर और सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रुप, जिसकी लीड QSF के चेयरमैन साहिर दबीर और सनी करते थे, और इनके साथ शाहिद इकबाल, शाहिद रज़ा, शाहिद रफ़ीक, मियाँ अयूब, तनवीर खाकवानी, जमशेद भट्ट और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहे। बातों के साथ साथ मैं आपको वो नाम भी बताने की कोशिश करूँगा। रईस कालिया बहुत ज़्यादा लड़ाकू और बहुत ज़्यादा जज्बाती लड़का था और बहादुर ज़रूरत से ज़्यादा था। रईस कालिया स्टूडेंटों पर एक खौफ और दहशत की अलामत था। जो शख्स उसकी बात को नहीं मानता था, रईस कालिया उसको गोलियां मारने तक जाता था। इसकी इस दिलेरी और बहादुरी को देखते हुए बहुत बड़े बड़े ग्रुप और बहुत बड़े बड़े नाम रईस कालिया को अपना दोस्त बनाने में फ़ख्र महसूस करते थे।
रईस कालिए का बहुत ज़्यादा ताल्लुक ज़हीर बऊ जो कि गढ़ी शो का रिहायशी था उसके साथ था। ये उसके घर में मफरूरी काटता था। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सर सैयद हॉल में एक कमरा था जिसके ऊपर 007 लिखा होता था। रईस कालिया उस कमरे का मालिक था। मैं खुद उस कमरे में रईस मफरूर होता था। इसके गोली का तकरीबन ऑर्डर लगा लेंगे। अंदरूने खाना पुलिस लिख के तो ये ऑर्डर नहीं देते थे, लेकिन वैसे पुलिस वालों को ये ऑर्डर था कि जहाँ पे भी नजर आए इसको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार कर लें। इसने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बैक साइड पे घोड़ा अस्पताल वाली साइड पे एक दीवार तोड़ी हुई थी और एक पेट्रोल पंप था शेल का, वहाँ पे भी एक छोटा रास्ता तोड़ा हुआ था, दीवार तोड़ी हुई थी। वहाँ से चोर रास्ते से इसकी एंटर और एग्जिट होता रहता था। रईस कालिया बड़ा अच्छा लड़का था। रईस कालिया यारों का यार था और लोग ये कहते हैं कि वो डाकू और चोर था। मैं आप सब लोगों के सामने बारगाह इलाही में खुदाए वाहद को हाजिर नाजर जानकर ये बात हल्फन कर रहा हूँ कि रईस कालिया डकैत नहीं था। अगर वो डकैत था तो वो सिर्फ इस हद तक था कि एक दफ़ा दो लड़के पास से गुजरे हैं और उन लड़कों ने रईस कालिए को छेड़ा है कि जी आपकी पैंट जो है ना वो पीछे से फटी हुई है। रईस को उन पर गुस्सा चढ़ गया कि यार ये मेरे साथ बोले किस तरह है। तो रईस ने उनको कहा कि अपने बूट उतार के दौड़ लगा दो। तो वो लड़कों ने ज़मीन पे बूट उतारे और दौड़ लगा गए और वो बूट भी वहीं पे पड़े रहे और मैं और रईस भाई मोटरसाइकिल पे चले गए हैं। ये आप इसको डकैती कह लें, आप इसको कुछ भी कह लें, या शरारत कह लें, या अपनी ताकत का जोर कह लें। इस तरह का काम कोई हो तो मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन बाकायदा तौर पर किसी को लूट लेना रईस कालिया से काम नहीं करता था। यह तयशुदा बात आपको बता रहा हूँ। रही बात बर्बरियत और जुल्म जबर की, इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज था। लोग ये कहते हैं कि वो मामूली बात पर राहगीरों को कत्ल कर देता। बिल्कुल इसी बात को मैं भी तईद करूँगा कि इस तरह के वाक़यात उसकी ज़िंदगी के साथ बहुत ज़्यादा मंसूब हैं और काफ़ी हद तक ये सच्चे भी हैं। उसका ग्रुप जो था उसमें आमर भट्ट, शाहिद म्याऊं, ये दोनों उसके बहुत ज़्यादा दोस्त थे जो कब्ज़े में और दूसरी जगहों पर उसके साथ 24 घंटे फिरते थे और उसका एक बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म ग्रुप बन चुका था। रईस कालिया जो है उसके ऊपर 2 या 3 मर्डर होंगे। एक अदाकारा का खामद कत्ल हुआ था और जिस वक्त वो कत्ल हुआ है तो सर सैयद हाल पर रेड होने के लिए पुलिस के ट्रक बाहर लगने शुरू हो गए हैं और रईस कालिए ने अपने जो PSF के चेयरमैन थे उनको फ़ोन किया और उनको बताया कि भाई मैं फ़लाँ जगह पे, PTCL के फ़ोन होते थे और चेयरमैन साहब जब फ़ोन सुन रहे हैं तो मैं उनके पास खड़ा था तो उन्होंने उसको बदतमीज़ी से बुलाया क्योंकि वो बड़े थे उस उम्र में। और रईस कालिया उनकी गालियाँ और डांट को बिल्कुल, मैं अपने आंखों से मैं ये सीन देखा हुआ कि रईस उनके आगे नहीं बोलता था। उन्होंने उसको कहा कि भाई तुमने क्या कर दिया है, बाहर इतनी पुलिस के ट्रक खड़े होने शुरू हो गया। तो उसने आगे से कहा है कि चेयरमैन जी मैंने जिस बंदे को कत्ल का मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है ना, आप वो FIR की कॉपी निकलवाएं और मेडिकल चेक करवाएं। उस बंदे ने जब मेरी शक्ल देखी है ना तो उसको हार्ट अटैक हो गया था, तो हमने सिर्फ एहतियातन गोलियां मारी हैं कि ये जिंदा ना बच जाए, तो लिहाजा इसका पोस्टमार्टम जो है रिपोर्ट उसका रिकॉर्ड निकलवाएं। हम लोग उसके कत्ल के जो है ना वो नहीं, हमारी वजह से कत्ल नहीं हुआ, वो हार्ट अटैक से मरा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब एक बंदा इस तरह के गुरूर और तकब्बुर वाले अल्फाज बोलना शुरू कर दे और अपनी ताकत के नशे के घुमंड में वो बंदा खुदा न खास्ता खुदा को भी ना मानने वाले बोलने शुरू कर दे तो खुदा फिर अपनी ताकत दिखाता है। तनवीर खाकवानी के साथ उसका बड़ा ताल्लुक था, मिजाज इन दोनों का बड़ा डिफरेंट था। रईस कालिया और तनवीर खाकवानी आपस में कई दफ़ा इनके पिस्टल निकल आए सिर्फ इसी बात से कि रईस उसको कहता था कि आप मेरे बेड के ऊपर मत चढ़ो और तनवीर खाकवानी इसको हमेशा ये बात कहता था कि ये डकैती और चोरी के पैसों का लिया हुआ है, मुझे पता है कि तुम लोगों से ज्यादती करके पैसे छीनते हो या जो भी करते हो। ये इनका आपस का इख्तलाफ और इनकी आपस की नोक झोंक होती थी। मैं इस चीज़ का गवाह नहीं हूँ कि मेरे सामने कुछ वारदात या डकैती की हो। अब नाजरीन आप ये देखें कि रईस कालिया जो था ना उसके पुलिस वालों के साथ इतने मुकाबले और इतने खौफनाक मुकाबले थे कि उसमें पुलिस वाले भी ज़ख्मी होते थे। और रईस कालिए को जब वो कत्ल हुआ है तो उसकी पीठ में 2 यानी उसकी बैक साइड पे 2 सिक्के उसके अंदर ही थे। अब आप ये देखें कि रईस कालिया जो था इससे पुलिस वालों को कान पकड़वाए, पुलिस वालों को मुर्गा बनाया, पुलिस वालों को उसके ऊपर रंज था और पुलिस वालों ने इस ग्रिज को निकालने के लिए जब रईस कालिया, एहसान अशरफ भट्ट और फ़याज़ साहब, मलक फ़याज़ के नाम से इंस्पेक्टर हुए हैं, उनको लोग फ़याज़ टुंडा भी कहते हैं, इन दोनों ने मंजर अब्बास DSP और असगर पाल मांडो के कहने पर इंफॉर्मेशन लेकर ज़हीर बहू के घर का उन्होंने रायकी कर ली, वहाँ पे फील्डिंग लगा ली और रईस कालिया गिलगित से उस रात वापस आता है और ज़हीर बहू के घर जब वो अपने शूज़ उतारने लगता है तो एक आवाज़ के साथ 2 दरवाजे टूटते हैं। पुलिस का इतना ज़बरदस्त कमांडो एक्शन होता है और रईस कालिया गिरफ्तार हो जाता है। रईस कालिए की गिरफ्तारी जंगल में आग की तरह फैल जाती है
और उसके पीछे चंगेज़ शाह जो पुलिस के बहुत बड़े मुखबर कहलाते थे और बारसूख शख्सियत थे, वो उसके पीछे भागते हैं। तो कभी पता लगता है इसको वादत रोड ले गए हैं, कभी पता लगता है इचरे ले गए हैं, कभी पता लगता है किला गुजर सिंह ले जाते हैं, और एंड ये पता लगता है कि उसकी डेड बॉडी जो है वो डेड हाउस पहुंचा दी गई है। नाजरीन, आप ये देखें कि रईस कालिया तकरीबन नीम लावारस, आप कह लें कि उसके पीछे पैरवी मफलूज थी। स्टूडेंट उसके वारस नहीं थे, या स्टूडेंट उसके लिए क्या करते, मुझे आप ये बताएं। सब स्टूडेंट ने जो है वो मिलकर एक मीटिंग की, और आप यकीन करें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये अनोखा वाकया था कि 1999 में रईस कालिया को ईद उल अज़हा से एक दिन पहले पुलिस वालों ने ज़िबा कर दिया। आप यकीन करें कि जिस वक्त हम डेड हाउस जाते हैं, रईस कालिया के बाजुओं को पुलिस ने तोड़ा हुआ है और इनके ऊपर नमक की थैलियाँ बांधी हुई हैं। रईस कालिया की आंखों को ड्रिल मशीन से निकाल दिया गया है, उसके जिस्म को सिगरेटों से दाग दिया गया है। रईस कालिया की उंगलियां, बाजू और जिस्म की तमाम हड्डियां तोड़ दी गई हैं, और एक लावारिस नहीं बल्कि ऐसा शख्स जो किसी गैर मुल्की बम धमाके में मुलव्वस हो, शायद पुलिस उसके साथ भी ये रवैया इख्तियार ना करे जो रईस के साथ किया गया। रईस के कत्ल ने स्टूडेंट और कॉलेजों के दरो दीवार हिला दिए। तमाम कॉलेजेस के स्टूडेंट माल रोड पर आ गए और एक बहुत ज़्यादा संगीन नोयत का हंगामा बर्पा हो गया। नादरीन, आप यकीन करेंगे जो स्टूडेंट इस हंगामे में जो मुलव्वस थे, वो उन्होंने स्टेट बैंक को आग लगाने की कोशिश की, असम्बली हाल के गेट को आग लगा दी, गवर्नर हाउस को ईंटें मारी। आप यकीन करें ये जो प्रोटेस्ट था, ये जो लड़के इनकलाबी तौर पे जो माल रोड पे जलाओ घराओ कर रहे हैं, इसकी मिसाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिल सकती। करोड़ों रुपए मालियत का गवर्नमेंट का नुकसान हुआ, रक्शे जला दिए गए, वैगनों को आग लगा दी गई, लोगों की प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को जला दिया गया, नजर आतिश कर दिया गया, पुलिस वालों की वर्दियाँ फाड़ दी गई और बहुत बड़ा हंगामा था। आप यकीन करें इस हंगामे के बाद जो है ना 200 के करीब तलबा गिरफ्तार कर लिए गए, क्योंकि हर तालिब इल्म को ये पता था कि यार उसकी डेड बॉडी को जिस तरह से पुलिस ने रखा है, ये जुल्म और बर्बरियत की आखिरी दास्तान है। रईस कालिया की डेड बॉडी को देखने के बाद हर नौजवान का खून खौलता था, लेकिन उस वक्त पुलिस बारसूख थी। 89 में पुलिस इतनी ताकतवर थी कि पुलिस वाले किसी रिपोर्टर को, किसी अखबार को कतई तौर पर नहीं मानते थे, और इनके सर पर जो अफसरान राना मकबूल या गुल असगर साहब जो पीछे तैनात थे, उनकी मुकम्मल तौर पर इनको पुष्टपनाही हासिल होती थी। आप लोग सोशल मीडिया पर इन लोगों के प्रोग्राम देखते हैं और आप लोग बस सिर्फ उनकी ज़िंदगी के वो मस्बत, वो पहलू लोग जो झूठ बोल देते हैं सोशल मीडिया पे, ये कहते हैं रईस ने ये किया, रईस ने वो किया, और आप लोग फ़ौरन इनको कॉपी करने के लिए चल पड़ते हैं। तो आपको नहीं पता जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वो मौत की तरफ जा रहा है। कोई गरीब आदमी आपने आज तक देखा कि इस शहर का डॉन बन जाए और उसे ज़िंदगी मौका दे दे? इम्पॉसिबल। आपने आज तक इस तरह का बेदर्दी से कत्ल होने वाला कोई ऐसा शख्स देखा है जो वाली वारस वाला हो? कभी नहीं हो सकता। ऐसे पुलिस हमेशा उन अफराद के साथ करती है जिनकी पैरवी ना हो, जो नीम लावारस हों, जिनके पास इतनी ताकत या वसाइल ना हो कि वो पुलिस के साथ एनेमिटी को बर्दाश्त कर सके, अफोर्ड कर सके, अखराजात कर सके, रिटें कर सकें, वकीलों को हायर कर सकें, अदालतों से इंसाफ ले सकें, अखबारात में खबरें लगवा सकें। ये नामुमकिन होता है। इन सब चीज़ों के लिए वसाइल और आपके पास ताकत और आपके पास सिफारिश और आपके पास आला होते हैं कि बंदे होने चाहिए जो आपकी पुष्टपनाही करें। अगर ऐसा नहीं है तो नामुमकिन है कि आप इंसाफ हासिल कर लें। मैं आपको इन लोगों की ज़िंदगी के मनफी जो है असरात, मनफी जो इनका पहलू है वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और हत्कुल अमकान ये मेरी कोशिश होती है कि मेरा नौजवान, अगर एक नौजवान भी इन बातों से इबरत हासिल कर गया तो शायद अल्लाह ताला मेरी मगफरत कर दे। मैं अपने प्रोग्राम्स में जितना सख्त लहजे से बोलता हूँ, मुझे ये ज़ेब नहीं देता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं क्या करूँ? जो आजकल का नौजवान अपने माँ बाप को आंखें दिखाता है, क्या उसको मेरा नरम रवैया समझ आएगा? मेरी मस्बत बात उसके कानों में रेंगेगी? कभी भी सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मुझे अल्फाज नरम और लहजा सख्त रखना पड़ता है। इस बात को आप इग्नोर कर दिया करें, लेकिन आप ये सोचा करें कि मैं बोल्डिंग पॉइंट पे तोपों के मुंह में बैठ के ये प्रोग्राम्स करता हूँ। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, और ना ही मैं डर रखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूं कि मेरे अंदर अगर डर आए, उससे पहले अल्लाह मियां मुझे मौत दे दे। मौत तो बरहक है, मौत का जो है कोई बंदा भी इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता, ना ही मैंने करना है। तो लिहाजा मेरे प्रोग्राम को देखा करें और अपनी मस्बत राय से, बेशक मनफी हो, मुझे उससे आगाह किया करें। अपना ख्याल रखिएगा जी, और कोशिश किया करें, ये मैं 12 दफ़ा आपको कहता हूँ, कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को उन लोगों से दोस्ती करने से उनका वो इज्तनाब करें जो लोग बिल्कुल गरीब घरों से हैं,
क्योंकि जब ये इक़्तिदार में आते हैं और ताकत में आते हैं और जब इनके पास गन आती है तो ये उस गन का बेदरेग इस्तेमाल करते वक्त ज़रा सा भी नहीं सोचते कि इनके पीछे पैरवी नहीं है। इनके दिमाग मूव हो जाते हैं और ताकतवर बादशाह सियासतदान पैसे के जोर पे इन लोगों को अपने इल्लीगल बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरी बातें एक नसीहत होती हैं, सबक अमोज़ बातें करता हूँ, इनको सुनकर इनके ऊपर अमल करने की कोशिश किया करें ताकि मुस्तकबिल में आप किसी नागहानी आफत से बच जाएं। प्रोग्राम देखने के लिए दिल की गहराई से आपका शुक्रगुजार हूँ। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।